हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार एस्टेट के लिए भी काफी काम आएंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेशम है, तो आपको बताना है रेशम क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, ए तथा दो दोनों, मतलब प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि प्राकृतिक रेशा। तो रेशम क्या है हमारा? रेशम हमारा एक प्राकृतिक रेशा है। यह प्राकृतिक के अंतर्गत प्राणिज रेशा है। कौन सा रेशा है ये? प्राणिज रेशा, यानी कि एनिमल फाइबर के अंतर्गत आता है। ये रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है जो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। किसकी पत्तियों पर? सहतूत की पत्तियों पर। ठीक है। इन कीड़ों के लार्वा से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। क्या नाम है इस प्रोटीन का? फाइब्रिन। फाइब्रिन कहते हैं इस प्रोटीन को। रेशम का व्यापारिक तौर पर उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। रेशम कौन सा रेशा है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। प्रकृति में भी यह प्राणिज रेशा के अंतर्गत आता है। यह सहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और इनके लार्वा से जो प्रोटीन निकलता है उसे फाइब्रिन प्रोटीन कहा जाता है। और इसके व्यापारिक तौर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? हम सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है इसे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमसे पूछा हुआ है पानी में डालने पर ताजा अंडा। ऑप्शन दिए हुए हमारे, नीचे बैठ जाएगा, तैरने लगेगा, ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नीचे बैठ जाएगा। तो पानी पे डालने पर तो जो ताजा अंडा होगा उसकी पहचान ये है कि वह नीचे बैठ जाएगा। यह शुद्ध अंडे की पहचान होगी। अगर अंडा पानी में डालने पर तैरने लगता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अंडा खराब है या बासी है। तो ताजा अंडा कैसा होता है? ताजा अंडा पानी में डालने पर नीचे बैठ जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह आज का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे 6.6, 5.6, थर्ड ऑप्शन है हमारा 4.6 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 5.2। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 4.6। तो दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कितना होता है? 4.6 होता है। और दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु वह पीएच होता है जिस पर दूध की निम्नतम घुलनशीलता होती है। क्या होती है? दूध की निम्नतम घुलनशीलता होती है। तो दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कितना होता है? 4.6। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा ये। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। क्या पूछा गया हमसे? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हमारे 11 मार्च को, 8 मार्च को, 15 सितंबर को, या 11 जून को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे पूरे विश्व के लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना। किसके उद्देश्य है? विश्व जनसंख्या दिवस के उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसके प्रभावों के प्रति जागरूकता लाना है। अब हम देख लेते हैं 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि टीचर्स डे। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 8 मार्च को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि वुमेन्स डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 8 मार्च को मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा कार्बोनाइजिंग, ऑप्शन बी हमारा सेंट्रोराइजिंग, ऑप्शन बी हमारा वेटिंग एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा टेंटरिंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि वेटिंग। सिल्क का जो कपड़ा होता है ना, बहुत हल्का होता है, इसलिए उसका वेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उससे वेटिंग नामक परिचर्या की जाती है। सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वेटिंग की परिचर्या करके क्या किया जाता है? इसका भार बढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रेशम के कपड़ों पर कौन सी परिचर्या की जाती है? वेटिंग नामक फिनिशिंग की जाती है।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है आर्द्र ताप व दबाव से ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हमारे गिनिंग, फेल्टिंग, बस्टर्ड एंड गलाना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फेल्टिंग। यानी कि आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को फेल्टिंग कहा जाता है। उनके छोटे छोटे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, इसे नमदा कहते हैं। फेल्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? नमदा। आपके एग्जाम में दोनों चीज आ जाती है, या तो नमदा आ जाएगा या फेल्टिंग, कुछ भी आ जाएगा। इस विधि से क्या बनाए जाते हैं? इस विधि से कंबल बनाए जाते हैं, यानी कि ब्लैंकेट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कंबल। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? नहीं पूछा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है? दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा लाइसिन, ऑप्शन बी हमारा मिथायोनिन, ऑप्शन सी हमारा ल्यूसिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आइसोल्यूसिन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा मिथायोनिन। यानी कि ल्यूसिन तो दाल में पाया जाता है लाइसिन नाम से, पर ला क्या नहीं पाया जाता है दाल में? दाल में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्या नहीं पाया जाता है दाल में? दाल में मिथायोनिन नहीं पाया जाता है। तो चावल में मिथायोनिन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मिथायोनिन? चावल में पाया जाता है। और दाल के साथ चावल खाने से या खिचड़ी बना के खाने से मिथायोनिन की कमी पूरी हो जाती है। हम लोग देखा होगा कि आप लोग अक्सर क्या करते हो, दाल चावल को मिक्स करके खाते हो, खिचड़ी बना के खाते हो, उसमें दाल और चावल मिक्स होता है। तो क्या होता है, इससे मिथायोनिन की जो कमी होती है ना, वो पूरी हो जाती है। और जो छोटी समुद्री मछली होती है ना, उसमें लाइसिन तथा मिथायोनिन दोनों मिलता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है वसा अघुलनशील है। क्या पूछा है? अघुलनशील है, यानी कि किसमें अघुलनशील है वसा? ऑप्शन दिए हो हमारे ईथर में, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑप्शन सी है हमारा पानी में, ऑप्शन डी है हमारा क्लोराइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पानी में। यानी कि वसा किसमें अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील होता है। वसा में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? वसा में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं। वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। आप लोगों ने देखा होगा, पानी में तेल की बूंद डालो या हल्का सा घी डाल दो, वो तैरने लगेगा, उसमें घुलेगा नहीं। ठीक है। तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं। जो वनस्पतीय तेल होते हैं वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे मोनो असंतृप्त वसी अम्लों के, पॉली असंतृप्त वसी अम्लों के, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा अनावश्यक वसी अम्लों के, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मोनो एवं पॉली असंतृप्त वसी अम्लों के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पॉली असंतृप्त वसी अम्लों के। तो वनस्पतीय तेल के अच्छे स्रोत कौन से होते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पॉली अनसंतृप्त वसी अम्ल, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अघुलनशील और संश्लेषित आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे आत्मसात्करण, ऑप्शन बी है हमारा पाचन, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा आधारीय चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा आहार की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि आधारीय चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म, यानी कि आहारीय चयापचय कहलाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो क्या होता है? तो स्लाइड ओबेसिटी होती है, सीवियर ओबेसिटी होती है, मॉडरेट ओबेसिटी होती है, या ग्रास ओबेसिटी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सीवियर ओबेसिटी होती है। जब वजन सामान्य से 30% अधिक होता है तब कौन सी ओबेसिटी होती है? सीवियर ओबेसिटी होती है। किसी व्यक्ति का शारीरिक भार 20% अधिक होता है तो वह व्यक्ति ओबीस, यानी कि मोटा, ओबीस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? अगर 20% होता है उसका भार तो ओबीस की कैटेगरी में।
किसकी कैटेगरी में? ओबीस की तथा जब शारीरिक भार सामान्य से 30% अधिक हो जाता है तो वह मॉडरेट ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाता है। किसमें? मॉडरेट या सीवियर की कैटेगरी में वह आ जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संतुलित आहार का अर्थ है। हमसे संतुलित आहार का अर्थ पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों। ऑप्शन बी हमारा ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा तरल आहार। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व मात्रा में सम्मिलित हो, सही मात्रा में। तो ये क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित होते हैं, क्या कहलाता है? वो संतुलित आहार कहलाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी आज की और क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आपको। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी हमारा टाइफाइड, एंड ऑप्शन सी है हमारा हैजा, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर। क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया संक्रमण से पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। पेप्टिक अल्सर में आमाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाता है। किसमें घाव हो जाता है? आमाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में। और इसमें पेप्टिक अल्सर में हम डाइट कौन सी देते हैं? पेप्टिक अल्सर में हम डाइट सजेस्ट करते हैं। एक तो ब्लेंड डाइट, कौन सी? ब्लेंड एंड सिप्पी डाइट। कौन सी? ब्लेंड एंड सिप्पी डाइट दी जाती है किसके पेशेंट को? पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक संक्रमण से होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा स्टॉक रंगाई, ऑप्शन बी हमारा डॉप रंगाई, ऑप्शन सी हमारा बंधेज रंगाई, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा पेड़ रंगाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बंधेज रंगाई। यानी कि राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि कौन सी है? बंधेज रंगाई। वस्त्रों को बांध कर रंगने की कला को बंधेज या बांधनी कहते हैं। ये बंधेज की जगह पे बांधनी भी लिखा आ सकता है। क्या? बंधेज की जगह पे बांधनी भी लिखा आ सकता है। बांधनी या बंधेज एक ही चीज है। तो वस्त्रों को बांधकर रखने की कला को क्या कहते हैं? बंधेज या बांधनी कहते हैं। इस विधि से बहुत सुंदर और आकर्षक नमूने युक्त वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई कौन सी है? बंधेज रंगाई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है खिड़कियों की दशा का महत्व है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा हवा और रोशनी के लिए, ऑप्शन बी है हमारा हवा और बाहरी सौंदर्य के लिए, ऑप्शन सी है हमारा हवा और हवादारी के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रोशनी और सौंदर्य के लिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हवा और रोशनी के लिए। तो खिड़कियों की दिशा का महत्व, यानी कि खिड़कियों की दिशा का महत्व क्या है? खिड़कियां क्यों लगवाई जाती हैं? हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां लगाई जिससे क्या हो सके? शुद्ध हवा आ सके और शुद्ध वायु आ सके और उपयुक्त रोशनी आ सके। इसलिए खिड़कियों की दिशा का महत्व है कि खिड़कियां किस दिशा में लगाई जानी चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है हमारा शैशवावस्था, ऑप्शन बी हमारा नियोनेट अवस्था, एंड ऑप्शन सी हमारा पार्च्यूनेट अवस्था, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रसव काल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि पार्च्यूनेट अवस्था। तो जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है? पार्च्यूनेट अवस्था कहलाती है। तो नवजात अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है पार्ट्यूनेट अवस्था। कौन सी होती है? पार्ट्यूनेट अवस्था। एक होती है नियोनेट अवस्था। तो पार्ट्यूनेट अवस्था में क्या होता है? इसमें बच्चे की नाल काटकर माँ को बच्चे से अलग कर दिया जाता है। ये अवस्था 15 से 30 मिनट तक की होती है। कितनी होती है ये अवस्था? 15 से 30 मिनट तक की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पार्च्यूनेट की अवस्था। और जो नियोनेट की अवस्था होती है, ये पार्च्यूनेट की अवस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है, जिसका टाइम ड्यूरेशन हरलॉक ने बताया है। कितना बताया है इन्होंने? हरलॉक जी ने बताया है जन्म से 15 दिन तक। कितना बताया है? जन्म से 15 दिन तक बताया है। कहीं कहीं आपको एक मंथ भी देखने को मिल जाएगा।
यानी कि जन्म के बाद 15 से 30 मिनट तक तो हमारी पाँच यूनिट अवस्था होगी। उसके बाद जो 15-30 मिनट के बाद की अवस्था होगी ना, 15 दिन या 1 महीने तक की, वो कौन सी होगी अवस्था? वो नियोनेट अवस्था कहलाती है हमारी। और हर्लॉक जी ने बताया है जन्म से लेकर 15 दिन तक। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, सामूहिक खेल, ऑप्शन बी हमारा एकांकी खेल, एंड ऑप्शन सी हमारा समानांतर खेल, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि समानांतर खेल या पैरेलल खेल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, समानांतर खेल यानी कि पैरेलल खेल। तो 2 वर्ष की अवस्था में बालक कैसा खेल खेलता है? बालक पैरेलल खेल यानी कि समानांतर खेल खेलता है। इसमें 2 बच्चे अपने अलग अलग खिलौने से खेलेंगे, एक दूसरे से मिलकर नहीं खेलते हैं। जैसे ये 2 बच्चे बैठते हैं, 2 बच्चे हैं, ये अपना अलग खेल रहा है, ये अपना अलग खेल रहा है, बैठे साथ में, लेकिन ना एक दूसरे खिलौने से खेल रहे हैं ये लोग, ना बात कर रहे हैं। ये अपने टॉय से अकेले खेल रहा है, ये अपने टॉय से अकेले खेल रहा है, पर बैठे दोनों एक साथ है। तो ये कौन से खेल कहलाते हैं? पैरेलल खेल। तो 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे ऐसे ही खेल खेलते हैं। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में? किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हमारा 7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमारा 6 डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है। क्या पूछा गया हमसे? जो ट्राइसेम नामक योजना है इसमें लक्षित समूह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए है हमारा शहरी महिलाएं, ऑप्शन बी हमारा ग्रामीण युवा, ऑप्शन सी हमारा शहरी युवा, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवा एवं महिलाएं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि ग्रामीण युवा। तो ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह कौन से हैं? ट्राइसेम योजना के लक्षित समूह है ग्रामीण युवा। ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई थी देख लेते हैं। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 1979 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1979 में। और इसमें लक्षित समूह कौन थे? ग्रामीण युवा। और कितने वर्ष के ग्रामीण युवा थे इसमें? इसमें थे 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 1979 में और इसके लक्षित समूह थे ग्रामीण युवा। और किस वर्ष के थे? 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा इसमें लक्षित समूह थे। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन सी है इसमें से। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा औपचारिकेतर शिक्षा, ऑप्शन बी हमारा औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी हमारा अनौपचारिक शिक्षा, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा सामूहिक शिक्षा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कैसी थी? अनौपचारिक शिक्षा थी। इसमें लोगों को अपनी स्किल डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती। किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें लोगों को? स्वयं की स्किल डेवलपमेंट की। किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें? खुद की स्किल डेवलपमेंट की। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या था हमारा? ऑप्शन सी यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक अनौपचारिक शिक्षा थी। इसमें लोगों को अपनी खुद की, मतलब इसमें क्या हो सके कि पर्सन अपने खुद की अपनी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कर सके, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी स्किल डेवलपमेंट करने की। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रेल लिपि, कौन सी ब्रेल लिपि का उपयोग शिक्षा में होता है? ब्रेल लिपि का उपयोग कैसी शिक्षा में होता है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा मूक व बधिर बालक, ऑप्शन बी हमारा दृष्टिबाधित बालक, ऑप्शन सी हमारा अधिगम अशक्त बालक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मंद बुद्धि बालक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि दृष्टि बाधित बालक। दृष्टि बाधित बालक के लिए कौन सी उपयोगी शिक्षा होती है? ब्रेल लिपि का उपयोग हम करते हैं। इस पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? इस पद्धति का आविष्कार हुआ था सन 1829 में। कब हुआ था? 1829 में। इसका आविष्कार एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक ने किया था। किसने किया था?
एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक ने जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लुई ब्रेल। ये भी एक नेत्रहीन थे, इन्होंने ही इसका विकास किया था। इन्होंने यह लिपि कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई थी। कैसे बनाई थी यह लिपि? कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई थी। तो ब्रेल लिपि किसके लिए? दृष्टिबाधित बालकों के लिए। कब आई थी? 1828 में। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। क्लियर है आपको इससे जुड़े हुए फैक्ट? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है DRDA किस स्तर पर कार्य कर रही है? क्या पूछा है? DRDA यानी कि DRDA किस शिक्षा पर, किस स्तर पर कार्य कर रही है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा जिला स्तर पर, ऑप्शन बी हमारा खंड स्तर पर, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्राम स्तर पर, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा राज्य स्तर पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि जिला स्तर पर। तो DRDA किस स्तर पर कार्य कर रही है? जिला स्तर पर कार्य कर रही है। और ये योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल। कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? 1 अप्रैल सन 1999 को इस योजना की शुरुआत यानी कि DRD की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल सन 1999 को। और ये किस स्तर पर कार्य करता है? ये जिला स्तर पर कार्य करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो आपको ये बताना है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए है दीर्घकालीन, ऑप्शन बी है निरुद्देश्य, ऑप्शन सी है तत्काल, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा अल्पकालीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि तत्काल। तो आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जानी चाहिए। ठीक है, कब दी जानी चाहिए? तुरंत तत्काल दी जानी चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बिस्तर घाव के क्या कारण है? किसके? बिस्तर घाव के क्या कारण है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन ए है दबाव, ऑप्शन बी हमारा रगड़, एंड ऑप्शन सी हमारा गीलापन, एंड ऑप्शन डी हमारा इनमें से सभी। तो बिस्तर घाव दबाव के कारण भी होता है, रगड़ के कारण भी होता है और गीलेपन के कारण भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। इनमें से सभी के कारण क्या होता है? बिस्तर घाव होता है। बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण शरीर पर किसी जगह पर जख्म हो जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? जिसे बिस्तर घाव या सैया घाव के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में बिस्तर घाव ना देकर आपको सैया घाव भी पूछ लेता है। तो क्या हो जाता है इससे? बिस्तर घाव या सैया घाव। तो आपको दोनों नाम याद रखना है इसके, सैया घाव बिस्तर घाव दोनों। किससे हो जाता है ये? दबाव से, रगड़ और गीलापन से, बिस्तर पर लंबे समय से लेटे रहने पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। तो इसमें आंसर दिए हुआ है हमारे। ऑप्शन ए हमारा आवर्ती बंटन, ऑप्शन बी हमारा वॉक, ऑप्शन सी हमारा आवर्ती सारणी, एंड ऑप्शन डी हमारा द्विपदी बंटन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आवर्ती बंटन। तो हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण कौन से हैं? आवर्ती बंटन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा निष्पक्षता और विश्वसनीयता, ऑप्शन बी हमारा विश्वसनीयता और प्रयोज्यता, ऑप्शन सी हमारा विश्वसनीयता और मान्यता, एंड लास्ट ऑप्शन हमारा पूर्वानुमान और प्रयोज्यता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि विश्वसनीयता और मान्यता। तो एक मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता और मान्यता होनी चाहिए। एक मानकीकृत परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता और मान्यता। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नीम यानी कि NEEM नीम से क्या तात्पर्य है? यानी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा आंदोलन, ऑप्शन बी हमारा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन, एंड ऑप्शन सी हमारा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा आंदोलन, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय प्राथमिक विस्तार मिशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? नीम का तात्पर्य क्या होता है? राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन। यानी कि नीम की फुल फॉर्म क्या होगी?
नेम की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी नेशनल, क्या हो जाएगी हमारी, नेशनल एलिमेंट्री, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन। आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हो ना, आप उसको नोट करते जाइएगा। तो नेम की हमारी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेम की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वायु कैसे दूषित होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारे जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी हमारा विभिन्न पदार्थों के जलने से, ऑप्शन सी हमारा वाहनों के धुएं से, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायु दूषित होती है, वायु जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा भी दूषित होती है, एंड विभिन्न पदार्थों के जलने से भी दूषित होती है, और वाहनों के धुएं से भी दूषित होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी क्रियाओं से क्या होता है, वायु दूषित होती है। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारा कैलोरी, ऑप्शन बी हमारा मीटर, ऑप्शन सी हमारा डेसिबल, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ग्राम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, आप लोग बताइए। ध्वनि प्रदूषण फैलता है कैसे, शोर से। ध्वनि का प्रदूषण का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर होना। जैसे क्या होता है, जैसे जो भी लाउड स्पीकर होते हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है वो भी ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। जो भी मोटर गाड़ियों में क्या लगे, हॉर्न लगे होते हैं, वो भी ध्वनि प्रदूषण आप लोगों ने देखा होगा ट्रक के जो हॉर्न होते हैं वो कितनी तेज होते हैं। जो जो ट्रेन के हॉर्न होते हैं वो भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। ऑप्शन ए हमारा उल्टी, ऑप्शन बी हमारा सामान्य जुकाम, ऑप्शन सी हमारा कॉलिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा टॉन्सिल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उल्टी। तो शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा कब दी जाती है, उल्टी के दौरान दी जा सकती है। उल्टी को वोमिटिंग और वमन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये ऑप्शन क्वेश्चन में उल्टी ना लिख के क्या लिखा आता है, वमन। तो आपको ध्यान रखना है कि उल्टी को ही क्या कहा जाता है, वमन कहा जाता है। तो शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा कब दी जाती है, उल्टी, वमन, उल्टी या वमन के दौरान दी जा सकती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पीजीटी एंड बिहार एस्टेट दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।